कॉलेज ड्रॉप आउट, अरबपतियों की प्रेरक कहानियां, अध्याय 1, बिल गेट्स, पार्ट 3। विश्व के पहले व्यक्तिगत कंप्यूटर के दुभाषिया की रचना। पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स ने जनवरी 1975 अंक में MITS के ऑल्टेयर 8800 को विश्व के पहले व्यक्तिगत कंप्यूटर के रूप में आवरण कथा प्रकाशित की थी, जिसे पढ़ते ही पॉल एलन ने तत्काल अनुमान लगा लिया था कि आगे क्या होने वाला है, और शीघ्र ही हार्वर्ड छात्रावास कुरियर हाउस में बिल गेट्स को उसने वह लेख दिखाया था। दोनों को यह समझते देर नहीं लगी कि यदि उन्होंने इस काम को नहीं पकड़ा तो कोई ना कोई इस अवसर का लाभ उठा लेगा। ऐसे में उन्होंने ऑल्टेयर 8800 के लिए पहले से ही प्रचलित कंप्यूटर कार्यक्रम भाषा यानी बेसिक का दुभाषिया यानी इंटरप्रेटर विकसित करने का फैसला किया था, जो जल्द ही ऑल्टेयर बेसिक के रूप में प्रसिद्ध होने वाला था। कोई उत्तर नहीं मिलने पर जनवरी 1975 की शुरुआत में गेट्स के सुझाव पर जब पॉल एलन ने MITS में एड रॉबर्ट्स को फोन किया था तो उसने कहा था, जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर लेकर आएगा काम उसी को मिलेगा। अब समय नहीं था और जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर तैयार करना था। चूंकि उनके पास ऑल्टेयर नहीं था, इसलिए पॉल एलन ने हार्वर्ड की एकेन लेबोरेटरी में उपलब्ध मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी DEC PDP-10 का उपयोग कर ऑल्टेयर का प्रतिरूप तैयार किया था और इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर की मैनुअल खरीदकर एक सप्ताह के भीतर सिम्युलेटर, नकल करने वाला सहित अन्य उपकरणों के सॉफ्टवेयर लिखना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर बिल गेट्स पीले कागज वाली कानूनी पुस्तिका पर पागलों की तरह बेसिक के दुभाषिया की संकेत लिपि यानी कोड लिखे जा रहा था। जो ही एलन का सिम्युलेटर सफल हुआ था, गेट्स ने DEC PDP-10 टर्मिनल उस संकेत लिपियों को टंकित करना शुरू कर दिया था। उन्होंने हार्वर्ड के छात्र की मदद से सॉफ्टवेयर की फ्लोटिंग पॉइंट संबंधी विशेष समस्याओं को भी दूर कर दिया था और दिन रात एक कर बेसिक इंटरप्रेटर तैयार कर पाने में सफल हो गए थे। एड रॉबर्ट्स ने एलन को MITS में निदेशक सामग्री प्रक्रिया विकास के रूप में पूर्णकालिक नौकरी का प्रस्ताव दे दिया। मार्च 1975 की शुरुआत में पॉल एलन अल्बुकवेर्क चला गया था, जबकि गेट्स ने हार्वर्ड में ही रहने का फैसला किया था। लेकिन हार्वर्ड के पाठ्यक्रम में ध्यान देने की बजाय गेट्स का पूरा ध्यान एलन के साथ सॉफ्टवेयर विकसित करने और कारोबार को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की ओर लगा हुआ था। किसी तरह दूसरे वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1975 की गर्मियों में गेट्स ने हार्वर्ड की पढ़ाई बीच में छोड़कर एलन के पास जाने का फैसला कर लिया था। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट की अनौपचारिक स्थापना 4 अप्रैल 1975 को न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, लेकिन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने में करीब 1.5 साल का वक्त लग गया था। इस बीच 7 अप्रैल 1975 को एक नए इतिहास की शुरुआत हुई थी, जब MITS ने अपने पहले आधिकारिक मासिक समाचार पत्र कंप्यूटर नोट्स में घोषणा की थी कि ऑल्टेयर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा तैयार मूलभूत सामग्री प्रक्रिया यानी दुभाषिया ऑल्टेयर बेसिक सक्रिय रूप से काम कर रहा था, जिसकी कीमत $500 थी। फिर 22 जुलाई 1975 को MITS ने ऑल्टेयर बेसिक के लिए बिल गेट्स व पॉल एलन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। 1976 के अंत में जब MTIS के कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 230 वह कुल बिक्री $60 लाख पर पहुंच गई थी, तब एड रॉबर्ट्स ने MITS को $60 लाख के परटेक कंप्यूटर कॉरपोरेशन को बेचने का फैसला कर लिया था और माइक्रोसॉफ्ट को अपने कॉपीराइट फी के लिए नए प्रबंधन के साथ कानूनी लड़ाई शुरू करनी पड़ी थी। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिक इंटरप्रेटर से
आगे बढ़कर अन्य कार्यक्रम भाषाओं कोबोल, फोर्ट्रॉन वह पास्कल में भी सामग्री प्रक्रिया कार्यक्रमों का विकास करने में तेजी कर दी थी। अंततः जब दिसंबर 1978 में माइक्रोसॉफ्ट को गेट्स व एलन के गृह नगर सिएटल से केवल 17 किलोमीटर दूर वेलवुए वाशिंगटन में स्थानांतरित किया गया था, तब तक उसका बिक्री राजस्व $10 लाख को पार कर चुका था और कर्मचारियों की संख्या 12 हो चुकी थी। बाद में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वेलवुए के उत्तर पूर्व में 16 किलोमीटर दूर रेडमोंड में बनाया गया था। अब कंपनी ने अपना DEC सिस्टम 2020 खरीद लिया था। मार्च तक कंपनी के पास बेसिक, फोर्ट्रॉन 80 व कोबोल 80 के 100 से अधिक OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ग्राहक हो गए थे। जापान स्थित पूर्वी एशियाई देशों का एजेंट निशी अच्छा कारोबार कर रहा था। रंगीन कंप्यूटर पत्रिकाओं का प्रकाशन के कारण जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में उसकी अच्छी पकड़ थी, जिनके लिए माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों को बेचना अब बड़ा कारोबार सिद्ध हो रहा था। दो बड़ी जापान कंपनियां NEC यानी निप्पॉन इलेक्ट्रिकल कंपनी वह रिको कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के लिए इतनी बड़ी राशियों के अनुबंध प्रस्ताव किए थे जो उस समय गेट्स व एलन के अनुमानों से बहुत दूर थे। इससे पहले टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने भी बड़ा अनुबंध किया था, जो दोनों के लिए आश्चर्यजनक आंकड़ा था। जब उनके पास इतना अधिक काम आ गया था और आ रहा था कि वे उसके लिए आवश्यक सामग्री प्रक्रिया विकासकर्ताओं यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भर्ती भी नहीं कर पा रहे थे और बंधुआ मांगों को निपटाने में देरी होने लगी थी। वर्ष 1978 का बिक्री राजस्व $13 लाख के थोड़ा ऊपर रहा था और वे अगले वर्ष $20 लाख की आशा कर रहे थे। इसी बीच जब माइक्रोसॉफ्ट को वेलवे यानी सिएटल आए करीब 6 महीने ही हुए थे कि 1979 की गर्मियों में बहुचर्चित अमेरिकी उद्यमी रॉस पीरोट ने माइक्रोसॉफ्ट को खरीदने का प्रस्ताव रख दिया। केवल 23 वर्ष का बचकाने व्यक्तित्व वाला बिल गेट्स जब पीरोट से मिलने डल्लास स्थित उसके मुख्यालय में सौदेबाजी के लिए उपस्थित हुआ था, तो पीरोट व उसके शीर्ष कार्यकारियों ने न केवल उम्मीद से कम दाम लगाया था, वरन माइक्रोसॉफ्ट की व्यापक संभावनाओं के बारे में गेट्स के दावे को अनसुना कर दिया था। लेकिन बिल गेट्स को पता था कि माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा था, क्या करने वाला था और उसकी कितनी अधिक कारोबारी संभावनाएं थी। इसलिए वह उन लोगों को विनम्रता पूर्वक मना कर वापस लौट आया था। जापान से अंधाधुंध काम मिलने के कारण इस सौदे के टूट जाने का एलन व गेट्स के आत्मविश्वास पर कोई असर नहीं हुआ था। जी हाँ, उनका अनुमान बिल्कुल सही था। उन्होंने काम को सही समय पर पूरा करने व लगातार बढ़ते कारोबार को संभालने के लिए कुल 15 नए विकासकर्ताओं को नियुक्त कर लिया था। 1979 में माइक्रोसॉफ्ट के कुल कर्मचारियों की संख्या 28 हो गई थी। उसका कुल कारोबार $23,90,145 हो गया था, अनुमान से करीब $4 लाख अधिक। अप्रैल 1980 में माइक्रोसॉफ्ट ने Z80 सॉफ्ट कार्ड के साथ CP/M परिचालन प्रणाली व बेसिक इंटरप्रेटर पैकेज केवल $349 में प्रस्तुत कर बाजार में धमाका कर दिया था, क्योंकि अलग अलग खरीदे जाने पर उन सभी सामग्री प्रक्रियाओं की कुल कीमत प्रति कंप्यूटर $5,000 से अधिक बैठ रही थी। और 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने कुल $80 लाख मूल्य के 25,000 सॉफ्टवेयर बेचे थे। हालांकि बाजार नकली सॉफ्टवेयर के आ जाने से अगले 2 वर्ष बिक्री स्तर सामान्य हो गया था, लेकिन इसके माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट ने CP/M परिचालन प्रणाली आधारित 8-बिट कंप्यूटर बाजार के कार्यक्रम भाषा सामग्री प्रक्रिया कारोबार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जो उभरते घरेलू कंप्यूटर बाजार में उसके लिए सुरक्षित मोर्चा
सिद्ध हुआ था। अब माइक्रोसॉफ्ट के लगातार बढ़ते कारोबार के सामान्य प्रबंधन को संभाल पाना पॉल एलन व बिल गेट्स के लिए संभव ही नहीं था। इस काम के लिए बिल गेट्स को हार्वर्ड का अपना सहपाठी स्टीव बामर सबसे सुयोग्य लगा था। बामर ने हार्वर्ड से सनातन कला, व्यवहारिक गणित व अर्थशास्त्र के बाद प्रॉक्टर एंड गैम्बल में 2 वर्ष तक सहायक उत्पाद प्रबंधन के रूप में काम किया था और अब स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA में नामांकन किया ही था कि गेट्स ने उस पर माइक्रोसॉफ्ट में आने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। बिल को लगा था कि बिना हिस्सेदारी प्रस्ताव में बामर स्टैनफोर्ड से पढ़ाई छुड़वाकर माइक्रोसॉफ्ट में शामिल करना मुश्किल था। इसलिए गेट्स ने बामर को 5% हिस्सेदारी देने के लिए एलन को सहमत कर लिया था। अप्रैल 1980 में जब यह फैसला हुआ था तब एलन किसी कारोबारी यात्रा पर जाने की जल्दी में था। कुछ दिनों बाद जब वह वापस आया तो उसे कार्यालय के लोगों से पता चला था कि गेट्स ने बामर को 7.5% हिस्सेदारी का प्रस्ताव कर दिया था। फिर 11 जून 1980 को स्टीव बामर को व्यवसाय प्रबंधक यानी बिजनेस मैनेजर पद पर माइक्रोसॉफ्ट के 30वें स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर लिया गया था और यहीं से पॉल एलन व बिल गेट्स के बीच दूरियां बननी शुरू हो गई थी। माइक्रोसॉफ्ट को अब तक सबसे बड़ी सफलता तब मिली थी जब 6 नवंबर 1980 को IBM ने उसके साथ कुल $4.30 लाख का अनुबंध किया था, जिसमें $75,000 सामग्री, प्रक्रिया, परीक्षण व परामर्श के लिए, 45,000 कंप्यूटर, परिचालक प्रणाली, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डोस के लिए और 3.10 लाख यानी 3.10 लाख 16 बिट मंच यानी प्लेटफॉर्म पर विभिन्न भाषाओं के दुभाषियों व उसके संकलकों की एक व्यू रचना तैयार करने के लिए। इसके बाद 15 दिसंबर 1980 को माइक्रोसॉफ्ट ने सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के साथ 86 डोस के लिए उपरोक्त लाइसेंसिंग समझौता किया ताकि IBM PC के लिए डोस का संस्करण IBM PC डोस का विकास शुरू हो सके। जब 12 अगस्त 1981 को IBM PC को बाजार में उतारा गया था तब IBM को भी पता नहीं था कि 1983 के अंत में वह एप्पल के बाद दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी PC हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1985 तक IBM PC का वार्षिक बिक्री राजस्व $4.5 अरब हो चुका था और एप्पल के अलावा सभी व्यक्तिगत कंप्यूटर निर्माताओं ने डोस को अपनाकर माइक्रोसॉफ्ट को परिचालन प्रणाली का सम्राट स्वीकार कर लिया था। जब उसके कर्मचारियों की संख्या 910 वह बिक्री राजस्व $14.04 करोड़ हो चुका था। लेकिन इस बीच 25 सितंबर को प्रारंभिक जांच से यह पता चल सका था कि पॉल एलन को लिफोमा, एक तरह से जो ब्लड कैंसर होता है, हो गया था। लेकिन आगे और गहन जांच के बाद अगली सुबह कुछ अच्छा समाचार मिला था कि वह हॉकिंग रॉक यानी लिफोमा की शुरुआत अवस्था में है। अगले 6 सप्ताहों तक हर सप्ताह में 5 दिनों की रेडिएशन थेरेपी के बाद एलन बहुत कमजोर हो गया था। फिर भी उसने कार्यालय जाना जारी रखा था। लेकिन बिल गेट्स व स्टीव बामर के रूखे व्यवहार से वह इतनी दुखी हो गया था कि माइक्रोसॉफ्ट निर्देशक मंडल में अपना स्थान सुरक्षित रखते हुए 18 फरवरी 1983 को विधिवत इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कंपनी में एलन के योगदान को देखते हुए उसे बहुमत से वाइस चेयरमैन चुन लिया गया था। लेकिन 6 महीने बाद बिल गेट्स ने उसका सारा सामान उसके घर के पते पर भेज दिया था और इस तरह एलन का माइक्रोसॉफ्ट के साथ प्रत्यक्ष संबंध का अंत हो गया था। इस बीच बिल गेट्स ने स्टीव जॉब्स से अपने नजदीकी संबंध का लाभ उठाया था और जॉब्स के नेतृत्व में एप्पल मैकिन्टोश के लिए विकसित की जा रही चित्रात्मक उपयोगकर्ता अंतराफलक
आधारित परिचालन प्रणाली की नकल कर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का विकास शुरू कर दिया था। जब जॉब्स को इसका पता चला तो एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट को न्यायालय में घसीट लिया था। 1985 को स्टीव जॉब्स से त्यागपत्र लेने के बाद एप्पल के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन स्कुल्ली ने माइक्रोसॉफ्ट से समझौता कर लिया था और 20 सितंबर 1985 को बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 को बाजार में उतारने में सफलता प्राप्त की थी। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट बिना किसी रुकावट के व्यक्तिगत कंप्यूटर परिचालन प्रणाली बाजार में अपना एकाधिकार स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गया था। 26 फरवरी 1986 को जब माइक्रोसॉफ्ट सिएटल महानगर से 26 किलोमीटर पूर्व में स्थित अर्ध शहरी रेडमोंड के हरे भरे जंगलों के बीच 88 एकड़ के बड़े भूखंड पर विकसित भव्य मुख्यालय परिसर में हमेशा के लिए स्थानांतरित हुआ था, तब उसके कर्मचारियों की संख्या 900 से ऊपर चली गई थी। वर्ष 2012 तक यह परिसर 500 एकड़ में फैले 125 कार्यालय भवनों, उद्यानों, खेल मैदानों व अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं वाला विशाल उपनगर बन चुका था तथा इसमें लगभग 41,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। मुख्यालय परिसर के निर्माण के समानांतर माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO की तैयारियां कर रहा था। 14 मार्च 1986 को माइक्रोसॉफ्ट का IPO $21 प्रति शेयर की दर पर खुला था, जो $27.75 पर बंद हुआ था। इस IPO में माइक्रोसॉफ्ट ने 27.95 लाख कॉमन शेयर ऑफ स्टॉक की बिक्री कर 51.97 करोड़ डॉलर की ब्याज रहित पूंजी की उगाही की थी। इसमें मूल स्वामित्व धारकों द्वारा बेची गई स्वामित्व हिस्सेदारियों की संख्या 7.95 लाख थी और एक दिन में बिल गेट्स, पॉल एलन व स्टीव बामर सहित कंपनी के बड़ी हिस्सेदारी करोड़पति हो चुके थे। आने वाले 16 वर्षों में यानी 1987 से 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट की मूल स्वामित्व हिस्सेदारी को कुल 9 बार विभाजित किया गया था। अर्थात 1986 में IPO के समय खरीदी एक स्वामित्व हिस्सेदारी यानी शेयर ऑफ स्टॉक और 2003 में 288 हो गई थी। यदि आपने 14 मार्च 1986 को माइक्रोसॉफ्ट की एक स्वामित्व हिस्सेदारी को $21 के प्रस्ताव मूल्य पर खरीदा होता और उसे 26 मार्च 1999 को $178.13 के भाव से बेचा होता तो आपको $51,301.44 की प्राप्ति हुई होती। और यदि आपने इसे 1 दिसंबर 2008 को ऐतिहासिक निम्नतम भाव $14.87 प्रति शेयर पर बेचा होता तो आपको $4282.56 मिले होते। 14 अप्रैल 1993 को माइक्रोसॉफ्ट ने घोषित किया था कि विश्व भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कुल उपयोगकर्ताओं की संख्या 2.5 करोड़ से अधिक हो चुकी थी और वह चित्रात्मक उपयोगकर्ता अंतरफलक यानी GUI आधारित सबसे लोकप्रिय परिचालन प्रणाली बन चुकी थी। तो अभी आपने कॉलेज ड्रॉप आउट अरबपतियों की प्रेरक कहानियों में पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बिल गेट्स की बात की। उम्मीद है कि बिल गेट्स की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई और वो कैसे अमीर बना बिना ग्रेजुएशन के, ये समझने में आपको देर नहीं लगी होगी। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे स्टीव जॉब्स कैसे अमीरी तक पहुंचा और कैसे बिना ग्रेजुएट पास किए या ग्रेजुएट की पढ़ाई बीच में छोड़कर वो कामयाब हुआ। तो मिलते हैं अगले लेसन के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 4 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।